नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। यूपी में अब एसआईआर की तलवार लटक रही है। जैसे बिहार में हुआ, अब वैसे ही यूपी, बंगाल, तमिलनाडु और ऐसे कई राज्यों में एसआईआर की तलवार लटकने लगी है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और जैसे जैसे ये प्रक्रिया शुरू हो रही है वैसे वैसे सारे राज्यों में हड़कंप मचता जा रहा है। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप लगाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलके उनका वोट कटवा रही है। मतलब कि जैसे बिहार में 65 लाख वोट कटवाए गए थे, अब यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा वोट कट सकते हैं जब एसआईआर की प्रक्रिया होगी। तो कुछ भी शुरू करने से पहले जरा आपको सुना देते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आगे की बातचीत शुरू करते हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, तब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं। तो सुना आपने, अखिलेश यादव साफ शब्दों में ये कह रहे हैं कि अगर यूपी में एसआईआर होता है तो बिहार से भी ज्यादा वोट कट सकते हैं। और अब धीरे धीरे ये एसआईआर का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। अब बाकी राज्यों में इलेक्शंस है और उसको लेकर के एसआईआर की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीत त्रिवेदी। बहुत स्वागत है सर आपका। क्या सच में यूपी में 1 से 1.5 करोड़ वोट कट सकते हैं या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है या एक रणनीति का हिस्सा है ये? देखिए, बिहार के उदाहरण को अगर देखें तो एसआईआर जाहिर है कि वो जो पिछला आपका वोटर लिस्ट है वो तो रहेगा नहीं, उसमें बदलाव आएंगे, उसमें वोट कटेंगे और वोट जुड़ेंगे। तो बिहार में जैसा कि आपने बताया, एक बड़ी मात्रा में वोट कटे और कुछ वोट जोड़े भी गए, फर्स्ट टाइमर्स के वोट, और इसके अलावा बहुत से लोग जिनका कि नहीं जुड़ा हुआ था उनका वोट जुड़ा। अब जब वहाँ नतीजे आए हैं तो विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि इस हार और जीत में दरअसल एसआईआर की भूमिका है और बिहार में बहुत वोट काट दिए गए थे, ख़ासतौर पर उनके जो लोग विपक्ष के वोटर्स थे, इसीलिए बिहार में विपक्ष की हार हो गई है। और उसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश में अब चूंकि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है, पश्चिम बंगाल में शुरू है, तो आप जानती हैं कि 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में 4 तारीख को शुरू कर दी गई है ये प्रक्रिया और 4 दिसंबर को पहली जो लिस्ट है वो भी आनी है, 4 तक चलेगी और 9 तारीख को पहली लिस्ट आनी है। तो उसी संदर्भ में आज अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में थे। उनके पिता और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव की जयंती का मौका था और उन्होंने कहा कि करीब 50,000 वोट हर उस विधानसभा क्षेत्र में जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, इंडिया गठबंधन मजबूत है, वहां काटे जा रहे हैं। अब ये बोला उन्होंने जब, तो लोगों ने ये उम्मीद की कि वो कुछ सबूत या तथ्य कुछ उस तरह का रखेंगे सामने, लेकिन इस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा है। उनका ये कहना है कि हर वो क्षेत्र जहां से आशंका है भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, उन क्षेत्रों में वोट काट दिए जा रहे हैं। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त जीत अर्जित की थी और ये जो जीत हुई थी उसने एक तरह से आप ये समझिए कि केंद्र की सरकार को बहुमत से अब अल्पमत की सरकार बना दिया है।
240 ही आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का और सहयोगियों के दम पर उनकी सरकार बनी है। और कोई एक राज्य जहां से उससे बहुत कम, अपेक्षा से बहुत कम सीटें आई थी तो वो उत्तर प्रदेश था। तो उत्तर प्रदेश में बताया ये जाता है कि जब चुनाव हुए थे साल 2022 के विधानसभा, पिछला विधानसभा, तो उस वक्त 225 सीटों पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनावी जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था। 2 साल बाद जब 2024 के लिए लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त उन्हीं विधानसभा चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसीज को दोबारा से देखा गया तो पाया गया कि जहां वो 225 विधानसभा जीतने में कामयाब हुई थी, अब वो मात्र 162 जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। तभी तो समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें आई, कांग्रेस भी 6 जीत गई। तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए, विधानसभा में 403 की वो हाउस है, तो वहाँ 202 सीटें चाहिए। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने 225 जीती थी और वो मोमेंटम शायद कंटिन्यू नहीं रह पाया। 2025 आते आते ये देखा गया, 2024 आते आते ये देखा गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हीं कंस्टिट्यूएंसीज में जहां जीत हुई थी, विधानसभा के दौरान लोकसभा में हार गई भारतीय जनता पार्टी और उसका आंकड़ा 225 से घट के हो गया 162। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छे वोट भी आए, सीटें भी आए। समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल था, समाजवादी पार्टी को मात्र 111 सीट आई थी 2022 के चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव जब 2 साल बाद हुए उस वक्त उनका आंकड़ा विधानसभा के हिसाब से देखा गया तो पाया गया कि 182 हो गया, 182, विच इज जस्ट 20 शॉर्ट ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट मेजॉरिटी। तो ये एक ऐसी जानकारी है, एक ऐसा डेटा है जो जाहिर है कि राज्य सरकार को चिंता देगा। अब इसी को आधार बना रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं कि देखिए, विधानसभा से लोकसभा आते आते हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की गिर गई, तभी तो वो उतने असेंबली जहां जीती थी वहां हार गई और हमारे पास ज़्यादा लोकसभा की सीटें आ गई। कांग्रेस जो मात्र 5 या 7 सीटों पर विधानसभा में आई थी, वो बढ़कर के 40 विधानसभा सीटों पर लीड कर रही है 2024 के चुनाव में। तो हम सब मिल करके इंडिया गठबंधन वाले बहुत अच्छी टक्कर दे रहे हैं। अब ध्यान दे करके उन्हीं इलाकों में वोट हमारे काटे जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोट काटने की बात हुई थी और काटे गए थे, जैसे कि खबरें आई थी, उसके बाद क्या यूपी में जिसका आंकड़ा अखिलेश यादव दे रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ तक, क्या यूपी में उससे बड़ा खेल चल रहा है, उससे बड़ा एक बड़े लेवल पे वो चीज करने की तैयारी हो रही है, और ये क्या जानबूझकर किया जा रहा है? अब देखिए, इस बात को आपको तथ्यों से बैक करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो अभी चुनाव में जाने वाली है, राष्ट्रीय जनता दल तो चुनाव में गई, और राष्ट्रीय जनता दल के पास भी वर्कर्स का एक बेस है, बहुत स्ट्रांग बेस है। वो लोग भी BLOs के साथ एक्टिव थे। अगर आपको याद हो तो बूथ लेवल वर्कर्स जो होते हैं उनके BLA कहलाते हैं, पार्टी वाले बूथ लेवल एजेंट्स। वो जो सरकार वाले होते हैं वो कहलाते BLO, बूथ लेवल ऑफिसर्स। तो बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ BLA जो हैं वो सक्रिय थे। किसका वोट काट रहे हो, किसका नहीं काट रहे हो, आप इनका कैसे नहीं जोड़ेंगे, इनके पास कागज़ नहीं है तो ये कैसे करेंगे। ये वर्कर्स जा कर के करवा रहे थे, RJD के वर्कर्स भी जा रहे थे, करवा रहे थे। और एक सजग तरीके से आपने देखा होगा कि एक आंदोलन की तरह ये चल रहा था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अपने वोट अगर कट गए तो फिर वोट नहीं पड़ेंगे। तो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हर पार्टी के थे वो सुनिश्चित कर रहे थे कि उनके जो वोटर हैं, और सबों को पता होता है कौन किसको वोट करेगा, तो उनके वोटर लिस्ट में दिखने चाहिए। बाद में वोटर लिस्ट आया। वोटर लिस्ट जब आया तो जितने भी नाम थे उसमें ये हुआ कि भाई इतने नाम कट गए, इतने नाम रह गए हैं। पर एक अजीब बात देखी गई मुस्कान, के हालांकि आरोप लगे कि बहुत से नाम कट गए, लेकिन जिनके नाम कटे थे वो सामने नहीं आए। इक्का दुक्का आए, जैसे राहुल गांधी के पास आए, उनको मृतक डिक्लेयर कर दिया तो उन्होंने चाय पिया उसके साथ,
और भी कुछ इस तरह के उदाहरण थे। लेकिन जिस बल्क में लाखों की बात की जा रही थी कि नाम कट गए हैं, और मतलब 65 लाख में से 65,000 या 6500 लोग भी सामने नहीं आए। हाँ, मतलब इतने लोग तो आमतौर पर हर चुनाव में आते ही हैं जिनके नाम कटते हैं। और ये मानवीय भूल में बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के नाम, देखिए हमारे पास पर्ची है, हमें वोट देने नहीं दे रहे हैं, उसमें या मेरे पास वोटर कार्ड है, हमें वोट देने नहीं दे रहे हैं क्योंकि कह रहे हैं कि आपकी पर्ची नहीं आई है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, सामान्य परिस्थितियों में भी होती हैं। तो वैसे तो उदाहरण थे ही इस बार, लेकिन जितने पैमाने पर वोट कटा था वो कहीं तो होना चाहिए। केवल राजनीतिक दल क्यों कह रहे थे? नंबर्स पे और जनता की बात करें तो वो तो राहुल सामने गांधी नहीं ही क्यों कह रहे थे, या तेजस्वी यादव ही क्यों कह रहे थे? क्यों नहीं ऐसा हो रहा था कि वो एक आंदोलन का रूप ले रहा था? बहुत संभव है कि वो गांव गरीब लोग होते हैं तो उन्होंने खामोशी बेहतर समझी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बड़ा आंदोलन बनना चाहिए। देखिए, गांव और छोटे शहरों में मैंने देखा है अपने वोटर अधिकारों के बारे में बड़े सजग रहते हैं लोग। उन्हें अपना राशन कार्ड, अपना वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड, आप और हम शायद उतने सजग नहीं हैं जितने वो लोग होते हैं, तो क्योंकि उन कागजातों से उनको लाभ होता है, बिल्कुल सरकारी योजनाओं का लाभ। तो ऐसा कोई आंदोलन तो दिखा नहीं लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा कि साहब हमारा कट गया वोट, हम कैसे वोट देंगे। इस बार तो ये भी खतरा था कि अगर आप वोटर नहीं हैं, वोट नहीं दे पाएंगे, तो ये समझा जाएगा कि आप नागरिक नहीं हैं। आप उस तरह की बात एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के दौरान जब ये फैल गई थी हवा कि आपको वोट देकर के एक बार अपने आप को स्थापित कर देना, वोट किसी को भी दीजिए लेकिन वोट दीजिए। इस तरह से तो लोग, आपने देखा होगा कि जो वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई बिहार में, उसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत से लोग बढ़ चढ़ करके वोट आए। जो वोट देने अमूमन नहीं आते थे, उन्होंने वोट दिया कि भैया जीते कोई हारे कोई, अपने को तो वोट देके साबित करना हम इंडियन है, नागरिकता पर सवाल ना उठे। हाँ, वो आगे जाकर के ना उठे। जो लोग छठ और बाकी दिवाली पर्व के लिए आए थे वो रुक करके वोट दिए क्योंकि उनको भी लग रहा था हम बाहर रहते हैं तो पता चला हमारा वोट कट जाएगा यहाँ पे, वहाँ भी वोट नहीं है, यहाँ भी कट जाएगा, वो रुक करके वोट दिए। तो सब लोग बहुत सजग थे, सतर्क थे। जाहिर है कि जिनका कटता तो वो एक आंदोलन का रूप ले लेता, लेकिन नहीं लिया। अब जब ये प्रक्रिया शुरू भी हुई है तो क्या ये जो प्रक्रिया जिस तरीके से यूपी में शुरू हो रही है और जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है, तो क्या फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं? उनकी चुनाव आयोग फिर से सवालों के घेरे में आ रहा है? हाँ, ये है कि वो घेरे में आ रहा है। देखिए, प्रक्रिया विशेष में थोड़ी अंतर की गई है। बिहार में ज़्यादा सिंपल था, फॉर्म था, अपनी जानकारी उसमें डालनी थी और इसके आकलन जांच का काम दे दिया गया था। फॉर्म जमा करके आपको दे देना है बीएलओ को, उसके बाद आकलन का टेबुलेशन के, डिजिटाइजेशन के वक्त होना था। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि नए वाले फॉर्म जो यूपी में, बंगाल में और दूसरे जगहों पर बांटे जा रहे हैं, तो उस फॉर्म में इन्होंने 2003 के जो डेटा है आपके पेरेंट्स के, उसको भी डालने के लिए कहा है। अच्छा, मतलब यूपी के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस थोड़े अलग है बिहार वाले से। हाँ, अब वो 2003 वाला मसला यहाँ पे उन्होंने कर दिया है स्पेसिफिक कि आप उनका भी एपिक नंबर डालिए। अच्छा, अब ये तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। बहुत से लोग अपने पिता का एपिक नंबर कहाँ जानते हैं, या जानते हैं तो बहुत खोजना पड़ेगा। आधार नंबर भी नहीं जानते सर, मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारा अपने डॉक्यूमेंटेशन का याद रखना इतना मुश्किल हो जाता है, वो तो फिर भी पिता का मांग रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो होगा, वो भी 2003 वाला। तो ये अगर नहीं है तो उसके लिए फिर दूसरा कॉलम है, आप उसमें डालिए। अब लोग सोचते हैं कि वोट तो पिताजी ने दिया ही था तो क्यों ना खोजा जाए, फिर वो लग जाते हैं खोज में। वो उस प्रक्रिया में लेट हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा तो फॉर्म अधूरा हो जाएगा तो हम सबमिट कैसे करें। लिहाजा प्रक्रिया विशेष की इस नए फैक्टर की वजह से बहुत कम काम हो पाया है इस बार एन्यूमरेशन में। मैं पिछले आंकड़े देख रहा था तो शायद 20% ही फॉर्म्स अभी तक डिजिटाइज हो पाई हैं। और देखिए 4 दिसंबर को पहला ये 1 महीने की अवधि पूरी होगी और 9 दिसंबर को पहली लिस्ट भी आनी है। लेकिन इतना कम काम हुआ है, बहुत सा काम नहीं हुआ है। दूसरा है कि ये सच है कि ऐसा हुआ था कि बीएलओ जो है वो आपको जानता है तो उसने आपसे आपकी जानकारी के बगैर आपका नाम लिखा, आपके पिता का नाम लिखा,
बाकी चीज़ें भरी और दे दिया। एपिक नंबर तो उसमें लिखा हुआ आता ही है ऑलरेडी। जब वो प्रिंट आउट आता है तो उसमें एपिक नंबर रहता है और दूसरे एपिक नंबर की ज़रूरत नहीं थी। तो नाम पता सब भर दिया और वापस कर दिया, बोल दिया आपका हो गया, आपका फॉर्म वो भी आ गया, आप वोटर कार्ड भी आ गया, आप वोट भी दे करके आ गए, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल रखा गया था। तो लोग बाग यूं ही भर के भी देते रहे थे। और मान लीजिए कि अगर एक इलाके में एक बीएलओ है, शिक्षिका है मान लीजिए, तो वो तो काफ़ी सालों से उस इलाके में है ना, वो 10, 15, 20, 25 सालों से है, उसे सब कुछ पता है उस इलाके का। तो अगर मान लीजिए कि मेरा नाम है वोटर लिस्ट में और फिर एक बार और फॉर्म डाल करके देना है और मैं नहीं हूँ वहाँ पे, तो वो मेरे लिए डेपुटाइज, ये गलत है, लेकिन उन्होंने डेपुटाइज करके मान लीजिए बहुत से लोगों ने कर दिया और इस कारण से काम जल्दी से हो गया। अभी जो बंगाल वाला, उत्तर प्रदेश वाला और दूसरे राज्यों वाला अब वाला है, इसमें आपको 2003 के डिटेल देने हैं। वो तो जब तक हम आपसे संपर्क नहीं करेंगे, आपके परिवार के बारे में हमको कैसे पता रहेगा आप कभी हैं कभी नहीं हैं। तो 1 महीने में ही इसको भी पूरा कर लो जैसे कि उसको पूरा कर लिया था, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर चुनाव आयोग की बहुत बड़ी गलती है। आप इतनी हड़बड़ी में क्यों ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को? उत्तर प्रदेश में कौन से कल चुनाव होने, बिहार में बात तो समझ में आती थी, पश्चिम बंगाल में कौन से चुनाव एकदम अगले महीने हैं, वहाँ भी मार्च अप्रैल में चुनाव है, तमिलनाडु वगैरह में तो और भी लेट है चुनाव। तो आप इतनी हड़बड़ी में हैं क्यों आपको इतनी दिक्कत हो रही है? आप सबको मौका दीजिए। आज बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, ये तो हकीकत है। इन राजनीतिक दलों की द्वंद्व को छोड़िए, इसको किनारे रखिए, लेकिन हकीकत है कि 3 राज्यों में ये मामले सामने आ गए हैं। आत्महत्या को केरल में कर लिया, राजस्थान में कर लिया, बंगाल में कर लिया और बंगाल में आज भी किया। तो ये किस तरह का प्रेशर है? मतलब ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चुनाव आयोग के द्वारा ये मतलब एसआईआर का प्रेशर इतना ज्यादा है कि लोग मरने पर मजबूर हो रहे हैं। आपको ये वीडियो अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। ये पन्ना ला तहरीर लिखो तत्काल, और उसमें ये भी लिखना कि विभागीय अधिकारी वीडियो इन लोगों के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया, इसलिए 0। इनके खिलाफ भी, इनके खिलाफ दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखो, ला तहरीर लाओ। नहीं, एफआईआर करिए इसमें कोई शक नहीं। तुम क्या हो बदनाम हो, ये लाओ, क्यों नहीं सेवक ले हो, रोजगार सेवक हो तो क्या हो गए हो? क्यों नहीं काम कर रहे हो? लाओ तुम कहाँ है उनके है सुपरवाइजर है लेखपाल, मैं ये भेज रहा हूँ तहरीर एफआईआर दर्ज करवाइए। मैं भेज रहा हूँ, देखिए सबसे बढ़िया तरीका तुमको मैं जेल अभी बता रहा हूँ। ये विकास विभाग के जितने तुम लोग हो ना, तुम लोग एक भी काम नहीं करते, केवल फ्री का पैसा, केवल फ्री का पैसा। छोड़ दो ना, नौकरी काम नहीं करना है तो केवल सरकार का पैसा ले रहे हो ना, तो सरकारी काम क्यों नहीं करते? और सरकारी काम नहीं करना है तो छोड़ दो नौकरी। देखिए कैसे एक एसडीएम लेवल का अधिकारी टपट रहा है। बीएलओ क्लास 3 होते हैं नॉर्मली, एसडीएम साहब तो क्लास 2 बड़े अफसर हो गए। डपट रहा है और एफआईआर हो रही है बीएलओज के ऊपर कि आप नेग्लिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा तटस्थ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आप तत्पर नहीं हैं और काम आपसे नहीं हो पा रहा है, आपका आउटपुट बहुत कम है, आपके ऊपर हम एफआईआर कर दे रहे हैं। ये क्या बात हुई? और इतने प्रेशर में है वो, इतने प्रेशर में है कि अब आप सोचिए उनको 1000 फॉर्म दे दिया है, 1000 लोगों तक पहुंचना है। वो एक गांव वगैरह में जाने पर तो पता लग जाता है कि ये फलां है, ये फलां है, एक जगह लोग आ जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ तो पड़ोसी को नहीं पता है कि बगल वाला कौन है, उसको ये भी नहीं पता है कि 3 दिनों से ये ताला खोला भी है कि नहीं खुला है। इतनी ये एक एकाकी जीवन होती है, लोग एक दूसरे के बारे में जानती भी नहीं है महानगरों में। अब वहाँ वो एक बार जाता है, फिर उसी बिल्डिंग में 2 बार जाता है, उसी बिल्डिंग में वो तीसरी दफ़े जाता है, फिर बोल दिया जाता है कि नहीं साहब आप सैटरडे संडे को आइए, सारे लोग आपको मिलेंगे। आउटिंग पर निकल गए लोग सैटरडे संडे, तो वो पूरी तरह से परेशान है। और ऊपर से डीएम साहब का डंडा आ रहा है, एसडीएम साहब लगातार फ़ोन पे टाइट कर रहे हैं कि आपने काम नहीं किया है, आपको शो कॉज दे देंगे, आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे। तो आप किनसे करवा रहे हैं? आपने नाम दे दिया इनको बीएलओ ऑफिसर, पर ये ऑफिसर जैसा ये ट्रीटमेंट तो नहीं है ना, उनको आप समय दे ही नहीं रहे हैं। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है कि हड़बड़ी में एकदम आए हुए हैं आप, और आप चाहते हैं कि ये गड़बड़ी जो है ना हड़बड़ी में होती है। क्यों आपको इतना क्या गम है जिसको छुपा रहे हो?
क्या प्रॉब्लम है आपको? जब समय सीमा ऑलरेडी तय है, जब चुनाव इतने दूर है, उसके बाद भी इस तरह की जल्दबाजी, आप धीरे धीरे होने दीजिए, लोगों को चीजों ज्यादा को धीरे प्रेशराइज होने कर रही है। दीजिए ना, आप उसको आकार लेने दीजिए, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात जाए कि अच्छा ये काम तो हमें करना है, ये काम तो ज़रूरी है, ये काम तो समय समय पर होता ही है। अपने हिसाब से वो फॉर्म भरें, अपने हिसाब से वो फॉर्म जमा करें, कुछ त्रुटियां हो तो उसको करेक्ट करें, वो है ना, फिर पब्लिकेशन हो जाए, फिर देखिए कि हाँ जी सही तो है ना। फिर इसको आपने एकदम घुड़दौड़ बना दिया है, ये तो अनुचित है। ये और तो यही देखते हुए ममता बनर्जी ने पत्र भी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। उन्होंने लिखा है। पर क्या इलेक्शन कमीशन इन चीजों को इतना सीरियस ले पा रहा है? क्योंकि सवालों के घेरे में हर बार इलेक्शन कमीशन आके खड़ा तो हो जा रहा है, पर उन पर किसी तरह का मतलब ये देखने को ही नहीं मिल रहा है कि किसी तरह का बदलाव है इलेक्शन कमीशन के एटीट्यूड में, किसी तरह का चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए अभी तक उत्तर प्रदेश में तो गड़बड़ियों की बात कोई सामने आई नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, अखिलेश यादव ने माहौल बना दिया है कि गड़बड़ अगर होगा तो हम पकड़ लेंगे, कुछ उस तरह का। उन्होंने पीडीए प्रहरी बनाए हैं। पीडीए प्रहरी मतलब कि वो ऐसे प्रहरी हैं जो बीएलओ के साथ घूम रहे हैं और जैसे ही कोई फॉर्म कट रहा है तो वो पूछ दे रहे हैं, अपने लोगों को बुला बुला के कह रहे हैं कि फॉर्म भरो और अपना वोट कटने ना पाए, इस तरह से तो पीडीए प्रहरी काम कर रहे हैं। बंगाल में हो क्या रहा है कि बंगाल में मुस्कान अचानक से देखा गया कि लोग भागना शुरू कर रहे हैं और ये भाग रहे हैं बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ सामान ले लेके, उनको कोई जाने के लिए नहीं कह रहा है। तो एक तस्वीर ये सामने आई है कि बहुत से लोग जो अनाधिकृत रूप से थे यहाँ पे वो निकलना शुरू कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग थे जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यहाँ पर नागरिक नहीं थे, क्योंकि सीमाएं इतनी पोरस हैं। पर वो वोट दे रहे थे, वो नहीं, वोट नहीं दे रहे थे, बट फिर भी अब उनके पास वोटर कार्ड था कि नहीं था कोई जानता नहीं है। ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि वोटर कार्ड था कि नहीं, क्योंकि अगर आप वोट दे रहे थे 2003 का आपके पास आंकड़ा होगा, और अगर आपके पास नहीं है यानी कि 2003 के बाद आप आए तो पीछे से अगर हम आपको मिलाते हैं तो पता लग जाएगा कि आप यहाँ के नहीं हैं, बांग्लादेशी हैं। बंगाली और बांग्लादेशी में अंतर होता है, लुक्स हो सकता है सेम हो, भाषा हो सकता है सेम हो, लेकिन दोनों दो देश के नागरिक हो जाते हैं। तो बहुत से लोग भागना शुरू कर दिए, उससे शक हुआ। दूसरे कुछ आंकड़े आए और वो एक आंकड़ा है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 2003 से लेकर के 2025 तक, इन अ स्पैन ऑफ 22 ईयर्स 66% वोट राइज हुआ है बंगाल का। 66% वोट बढ़ गए हैं। आप सोचिए कि इतने वोट क्या दूसरे राज्यों में बढ़े हैं, तो जवाब ना में है। इतना वोट किसी का नहीं बढ़ा है, 66%। इसके अलावा कुछ ऐसे ज़िले जहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट इंक्रीज देखा गया, 10 ज़िले ऐसे हैं जिसमें कि देखा गया कि इन ज़िलों में तो बहुत ज़्यादा वोट बढ़ गया है। तो पाया गया कि 10 में से 9 ऐसे ज़िले हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर के हैं, यानी कि वो ज़िले ऐसे हैं जिसमें उस तरफ से लोग इस तरफ आ गए हैं। तृणमूल कांग्रेस कहता है कि वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी घटी है और उसमें से बहुत से लोग इंडिया में क्रॉस कर गए हैं। पर जब तक वो नागरिक नहीं है उनको भी तो वोट देने का अधिकार नहीं है ना। वो कैसे वोट दे सकते हैं, वो यहाँ रह कैसे सकते हैं? बिल्कुल, जब तक कि आपको वो सीए के तहत उन लोगों को मौका मिला है नागरिकता का, लेकिन वो प्रक्रिया विशेष को पूरा करिए तभी तो हो सकता है। लेकिन बहुत से हैं जो कि कहा जा रहा है घुसपैठिए हैं। अब सोचिए आपके दिनाजपुर में, उत्तरी दिनाजपुर में कहा जा रहा है 105% वोट बढ़ गया। 105%, डबल से भी ज्यादा। अगर 10,000 वोट थे तो 20,000 21,000 वोट हो गए। तो इस तरह से केवल एक जिला है बीरभूम जहां पर बॉर्डर नहीं है और वोट बढ़ा है। बाकी के 10 में से 9 ऐसे ज़िले हैं जो बॉर्डरिंग ज़िले हैं और वहाँ वोट बढ़ गया है। और ये लोगों को अंदेशा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को, कि दरअसल ये तमाम लोग जो अब वोटर हैं इन इलाकों में, ये उधर के हैं लोग और इनका वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। 2003 से इनका मिलान बहुत ज़रूरी है। वेदर दे आर इंडियंस और नॉट, ये तय होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही इलेक्शंस हो सकते हैं। तो इन झंझावातों के बीच SIR चल रहा है। ये राजनीति की भेंट न चढ़े, इसको इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है चुनाव आयोग के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर चुनाव आयोग नहीं कर सकता है तो कोर्ट्स करेगा। केरल में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ कि इतनी हड़बड़ी में क्यों कर रहे हैं, तो केरल सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पड़ी थी परसों और एक चुनाव आयोग को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। यहाँ भाई बताइए अपनी स्थिति, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं,
क्या बात है कि इतनी जल्दी आप चाहते हैं कि चीज़ें ख़त्म हो जाए, सब कुछ हो जाए? क्या बात है? BLOs मर रहे हैं, उनको आपने ट्रेनिंग दिया था क्या कि अचानक से इतना कागज़ को हैंडल करना कैसे है? अच्छा, उसमें क्या है मुस्कान कि वो लोग उतने कंप्यूटर फ्रेंडली है नहीं, तो आप न केवल फॉर्म भरवा के मंगवाते हैं बल्कि एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बैठ करके उसको अपलोड करें। कोई अपने बच्चे से करवा रहा है, कोई अपनी बिटिया से करवा रहा है, कोई अपने लड़के से करवा रहा है। अजीब स्थिति बनी हुई है वहाँ पे, सब पूरा परिवार ही लगा हुआ है क्योंकि कुछ गड़बड़ी ही तो नौकरी चली जाएगी, क्योंकि DM साहब जो है उसमें एकदम लगे हुए हैं। तो इन परिस्थितियों का क्या मतलब है? ऐसे तो कोई सामान्य चीज़ भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल, और डिलीशन हो जाएगा, फिर राजनीतिक दल कहने लग जाएंगे वोट डिलीट किए गए, वोट डिलीट किए गए, वोट डिलीट किए गए। तो ये पूरा गठमगठ जैसा हो जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की खामी को दिखाती है कि किस तरीके से लोगों पर प्रेशर बन रहा है और वो उस समय पर उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे। ये बिहार के उदाहरण ने एक तरह से एम्बोल्डन कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। उनको लगता है देखिए हमने यहाँ करवा दिया, इतना अच्छा स्मूथ इलेक्शन निकल गया, अब कहने का किसी को मुंह है क्या? कोई विरोध नहीं कर रहा है, एक बूथ पर रिपोलिंग नहीं हुई है, क्या बात कर रहे हैं? तो इस तरह से अब वो एम्बोल्डन्ड है। हार और जीत में क्या SIR की भूमिका है, ये अभी तक तथ्यात्मक तरीके से साबित नहीं हो पाया है, लेकिन तेजस्वी यादव की इतनी ज़बरदस्त हार के बाद चिंताएं हो रही हैं। बिल्कुल, ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा सपोर्ट बेस खिसक जाएगा। आप जानते हैं कि हाईएस्ट मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन है पश्चिम बंगाल में, कहाँ से है ये? अखिलेश यादव को भी यही डर सता रहा है। अखिलेश यादव को भी यही डर सता रहा है। देखिए उनका जो कैचमेंट एरिया है अखिलेश जी का, वो है ख़ास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रामपुर से सहारनपुर तक मुस्लिम आबादी जो है वो ज़्यादा है। अब इनको लगता है कि हमारी वही आबादी जो हमें वोट करती है, ज़्यादातर उनमें से अगर 50,000 वोट काट दिए जाएंगे, मान लीजिए जो ये कहा जा रहा है, या 5 ही हज़ार काट दिए जाएंगे, तो हम तो कई जगहों पर इसलिए हार जाएंगे जहाँ 5,000 से हार जीत हो रहा है कि हमारे जो वोटर्स थे लेकिन वोट कट गया हमारा। पर प्रश्न यही है कि आप सजग अगर नहीं रहेंगे, केवल मीडिया और सोशल मीडिया में रहेंगे, तो बात नहीं बनेगी। बिल्कुल, अपने वर्कर्स को भेजिए बूथ पर, BLO जो है उसके ऊपर निगरानी करिए और तय कीजिए, एकदम बूथ लेवल से लड़ाई करिए और देखिए कि अगर कट रहा है तो हंगामा मचाइए। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी का वोट काट दे, क्योंकि देखिए अगर वोट कट जाएगा और किसी का नाम आ जाएगा तब भी उसकी नौकरी चली जाएगी। तो इतनी आसानी से वो किसी का वोट काटेगा नहीं, उसको डर है कि वोट जैसी चीज़ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत एलिगेशंस का मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप कितना ज़्यादा ज़मीन पर एक्टिव हैं, कितना ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में। जिस भी विपक्षी दल को लगता है कि गड़बड़ है यहाँ पे, तो उनको एकदम सक्रिय हो जाना चाहिए, क्योंकि ये थिंग्स आर हैपनिंग इन पब्लिक। ऐसा कुछ है नहीं कि कमरे में बंद होकर के हो रहा है। आप उनको पकड़िए, अपने BLO को ताकीद कीजिए और फिर शिकायतें करिए। हो सकता है कि उन शिकायतों में तथ्य हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन कोई बहुत पाक साफ है और हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि वो एकदम गलत नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तो इस बात को कहा कि भाई कैसे आप 1 महीने में सब कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, ये तो गलत है ना, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब ये भी ज़रूरी है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें भी उतना ही सक्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल और केवल इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर हमारा कोई वोटर है और उसका वोट सुरक्षित है कि नहीं, ये इंश्योर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और ये अगर वो करते हैं तो शायद ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, यूपी में, बंगाल में, तमिलनाडु में और लगातार ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां पर SIR की तलवार तो लटक रही है। लेकिन जैसा कि हमने बातचीत की, जैसा कि हमने सवाल जवाब किया, तो उसमें आपने भी देखा और ये भी हम बताना चाहेंगे कि ये पार्टियों का भी काम है कि अपने वोटर्स को बचाएं, अपने वोट्स को बचाएं, इंश्योर करें। ग्राउंड लेवल पर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है ये पता चलता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की खामियां जो हैं वो साफ नजर भी आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी भूमिका क्या रहेगी ग्राउंड लेवल पे, वो भी बहुत मैटर करेगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद।